अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया था और हर लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर नोट्स के थ्रू स्टडी की थी, और जिन नोट्स का जो आप पीडीएफ लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और क्लासिफिकेशन क्या होती है। इस लेक्चर को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, और इस पीडीएफ के नोट्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ। जैसे हमने बायोलॉजी के अंदर बायोस और लोगोस हमने कहा था कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो बायोस और डाइवर्सिटी मतलब टू वर्ड से जो वो ड्राइव किया हुआ है। बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लाइफ की वैरायटी जो है वो कहलाएगी बायोडाइवर्सिटी। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी भी खास एरिया में जितने भी किस्म के जानदार हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। इट इज मेजर्ड बाय बोथ द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड वेरिएशन विद ईच स्पीशी, यानी हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर दो चीजें कवर करते हैं। एक ये कि नंबर ऑफ ईच स्पीशी कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशी कितने हैं, एक चीज ये चीज कवर की जाती है। दूसरी चीज जो कवर की जाती है वो ये कि वैरायटी, एक स्पीशी के अंदर जानदारों की वैरायटी कौन कौन सी तरह के, ठीक है। हर स्पीशी के अंदर जो वैरायटी है वो देखी जाती है, यानी उसके अंदर जो चेंजिंग्स है, वेरिएशंस को देखा जाता है, और हर स्पीशी पे कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो चीज देखी जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया। अभी तक जो नॉन स्पीशीज हैं वो 2 मिलियन स्पीशीज है जो कि बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की, और बट द टोटल नंबर ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर, मतलब अभी तक जो डिस्कवर हुई है स्पीशी वो 2 मिलियन है, लेकिन जमीन पर इससे भी काफी ज्यादा अमाउंट में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हर जगह सेम नहीं होती, ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाइक अगर हम बात करें एयर के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, लैंड एरिया में डिफरेंट होगी और वाटर एरिया में डिफरेंट होगी, हर जगह सेम नहीं होती, ठीक है। और ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे। लाइक अगर हमारे पास बर्फानी इलाका है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे पास एक ऐसा इलाका जिसके अंदर बिल्कुल इन्वायरमेंट नॉर्मल है और उसके अंदर जो कंडीशंस है वो सारी फेवरेबल है, उसके अंदर क्लाइमेट यानी मौसम अच्छा है, आल्टीट्यूड ज़्यादा पे नहीं, यानी ज़्यादा जो है वो ऊंचाई पे नहीं है, और सोयल जो है वो भी जरखेज है, ठीक है। तो उन एरियाज के अंदर आपको प्लांट्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और एनिमल्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जिनके अंदर क्लाइमेट, आल्टीट्यूड एंड सोइल टाइप आ जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मच हायर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन, यानी हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि हम जिन इलाकाजात में रह रहे हैं या कोई जंगलात वगैरह, उनके अंदर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन, यानी हमारे पास जो ठंडे बर्फानी इलाके हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स या हमारा कोई भी जो जैसे जंगल वगैरह है उनके अंदर जो है वो क्या है, डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जहाँ नमी वगैरह थोड़ी ज्यादा हो। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की, कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस क्रिएट करते हैं। मतलब दो स्पीशीज हैं, ठीक है, अगर एक की अमाउंट बहुत ही ज्यादा और दूसरे की बहुत ही लो, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट बैलेंस नहीं रहता, लेकिन हमारे पास एक फेवरेबल जो रेशियो है उसके अंदर हो सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इट मीन्स के इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। उसके अलावा जो नेचुरल साइकिल्स है जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनको चलाने के लिए भी हेल्प करता है। क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर क्या आता है कि अगर हमारे पास जो क्लाइमेट है, लेट्स सपोज मौसम जो है उसके अंदर जो है आप ने सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास जो है एक तो हम पोल्यूशन वगैरह वो हो जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है प्लांट्स का कम होना, ये चीज़ जो है वो क्लाइमेट जो है उसके अंदर सडन चेंजेस वगैरह की रीज़न बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट्स को अच्छी तरीके से ग्रो करवाया, बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मौजूद हों, प्लांट्स भी हों, एल्जी भी हों, तो एज रिजल्ट क्या होता है कि क्लाइमेट के अंदर जो
चेंज है, सडन चेंजेस वो नहीं आते और वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। जैसे अगर प्लांट्स और एल्गी की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो क्लाइमेट है वो स्टेबल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इन्वायरमेंट में नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्लाइमेट ज़्यादा चेंज नहीं होता। थर्ड पॉइंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अलावा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की वजह से फूड प्रोवाइड होता है, मेडिसिन हासिल होती हैं, फ्यूल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी ह्यूमन को भी बेनिफिट्स है। अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे, एज ए रिजल्ट मेडिसिन ज़्यादा होंगी, फूड ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, फ्यूल ज़्यादा होंगे, और हमारे पास जो बिल्डिंग मटीरियल है उनकी भी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी माशी तौर पे क्या फ़ायदा है उसकी बात की जाए तो बहुत सी इंडस्ट्री लाइक एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और टूरिज्म जो है वो इंक्रीज होती हैं बाय इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने किया ताकि बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन की जाए, यानी हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिन जो है स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है और इसको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने 4 पॉइंट पढ़े। इससे इकोसिस्टम स्टेबल होता है, क्लाइमेट जो है उसमें रेगुलेशन होती है और क्लाइमेट जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ प्लांट एंड एल्गी, एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका वो हमारे हासिल होते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और टूरिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, टूरिज्म की वजह में इस वजह से कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, एज ए रिजल्ट हमारे पास टूरिस्ट जो सयाह हैं वो ज़्यादा उस इलाके में आएंगे ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को देख सके, प्लांट्स की नई वैरायटीज़ या एनिमल्स की नई वैरायटीज़, और एज ए रिजल्ट जो मुल्क है या कोई भी कंट्री है या रीजन है उसको माशी तौर पर भी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज जस्ट लाइक डिवीजन। ठीक है, मतलब आपने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ये होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, जैसे हमने टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अभी तक 2 मिलियन स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई की, जिसके अंदर 1.5 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हैं, 0.5 मिलियन जो है प्लांट्स की हैं, और नई हर साल जो है 1000 ऑफ नई न्यू स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होती जा रही है। ठीक है, अभी तक जो है वो 2 मिलियन स्पीशीज है, ये रफली सा आइडिया है, जिसमें से 1.5 मिलियन ऑलमोस्ट एनिमल्स है और 0.5 मिलियन जो है हमारे पास प्लांट्स है, और हर साल जो है हज़ारों में नई स्पीशीज जो है वो दरियाफ्त हो रही होती है। अब इन स्पीशीज को आसानी से स्टडी करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी, यानी मुमासलत, यानी कितना वो एक दूसरे से मैच होते हैं, और डिफरेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया था रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स के अंदर मैमल्स, ये सारे हमारे पास क्या थी, क्लासेस थी। ठीक है, तो रेप्टाइल्स वाली क्लास में कौन से एनिमल जाएंगे, कुछ बर्ड्स के अंदर जाएंगे, कुछ मैमल्स के अंदर जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। और हम मैमल्स के अंदर क्यों डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास मैमल्स जो हैं जैसे ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन लाइक करेक्टरिस्टिक्स है जैसे मंकी वगैरह, तो वो मैमल्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने सिमिलैरिटी के बेस पे इसे मैमल्स में रखा, और क्योंकि ये बर्ड से डिफरेंट है, इनके पास पंख नहीं है, तो हमने मंकीज को जो है वो बर्ड्स के अंदर नहीं रखा ड्यू टू डिफरेंसेस। तो दो बेसिस के ऊपर हम करते हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस में हम ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मेथड्स इसके अंदर हमारे पास जो है वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी देखने से जो डिफरेंसेस लग रहा है उसकी बेस पे हम जो है वो पहले पहले डिवीजन करते होते थे, लेकिन अब जो है डीएनए की सिमिलैरिटी, डीएनए कैसे डिफर करता है और इसके स्ट्रक्चर कैसे है, फंक्शन कैसे है, एज ए रिजल्ट जो है वो डिवीजन करते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमने वैसे पहले भी देखा था टेक्सोनॉमी के अंदर, इससे क्या होता है कि ईजियर हो जाता है स्टडी करना। ठीक है, यानी अगर एक मंकी है, ठीक है, अब आपने लेट्स सपोज ह्यूमंस के आपका सारा पता है कि वो एक मैमल्स है। ठीक है, अब ह्यूमन की आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, अब जब आपको एक मंकी मिला तो आपने उसकी फिजिकल स्टेट या आपने उसका डीएनए की सिमिलैरिटीज देके उसे रख लिया मैमल्स वाले ग्रुप में। ठीक है, अब आपने जब भी मैमल्स को स्टडी करना है तो उसके अंदर आपने मंकी की प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर रहे हैं और एनिमल्स की भी कर रहे हैं, मतलब अदर जो ह्यूमंस हैं उनकी भी कर रहे हैं। तो आपके लिए पता आपको, क्योंकि आपको पता है ह्यूमंस और मंकीज के अंदर बहुत सी सिमिलैरिटीज है, एज ए रिजल्ट आपने उसे एक ग्रुप में रखा, तो आप ओवरऑल अगर ह्यूमंस की स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको समहाउ आइडिया हो जाता है कि मंकीज की भी ऐसी प्रॉपर्टीज है, तो आसानी से स्टडी हो सकती है। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो स्टडी करना आसान हो जाता है। अब आप जो है वो एकदम से कोई भी रैंडम सा ऑर्गेनिज्म
पकड़ ले और मतलब इस तरह, तो आपने अगर उसे क्लासेस में डिवाइड ना किया हो तो आपके लिए समझना जब मुश्किल हो जाता, तो आप क्लासेस की प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने बर्ड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है तो आप इजीली एक ऑर्गेनिज्म जो उसको आइडेंटिफाई करके बर्ड कह सकते हो कि ये बर्ड की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टीज है, तो इसको ऐसा होना चाहिए। ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी हमारे पास ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या ताल्लुक है और इवॉल्व होके ये कैसे एक ऑर्गेनिज्म बना। जैसे मंकीज और ह्यूमन का ताल्लुक है बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड, और ये हमारे पास एक ही क्लास के अंदर आते हैं। तो हम एवोल्यूशनरी यानी हमारे पास इवोल्वेशन कैसे हुई, एक चीज से नई चीज का बनना, बेहतरी की तरफ जाना, वो होता है एवोल्यूशन। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी हमारे पास ह्यूमंस की पीछे वाली जितनी बैकग्राउंड की हिस्ट्री है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर कंपेयरिंग स्पीशीज। अब क्लासिफिकेशन की हुई है तो आपने 5+ लेट सपोज बनाई हुई है तो एक क्लास को दूसरी क्लास से कंपेयर करना आसान हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर नई स्पीशीज आ रही है तो उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि आपने उसे बर्ड्स में रखना है या मैमल्स में रखना है। उसके अलावा जो साइंटिस्ट है वो कॉमन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, यानी वो सिंपल, अगर उन्होंने मंकीज के बारे में या ह्यूमंस के बारे में पूछना है तो वो सिंपल मैमल्स की टर्म करके भी कम्युनिकेशन अपनी जारी कर सकते हैं। अगर हम देखें आज के लेक्चर की समरी के बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, और जो कि ज़्यादातर होती है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए, क्लाइमेट के लिए, रिसोर्सेज के लिए और इकोनॉमी के लिए हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में ताकि अच्छे से स्टडी हो सके, कंपैरिजन करना आसान हो सके। ये हेल्प करता है नई स्पीशी को आइडेंटिफाई करने में और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक करके बताने में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है वो कवर किया, और आपको इसके नोट्स जो है वो लिंक में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।